नमस्कार। 11 की गर्जना देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ। रामपुर उपचुनाव के नतीजों पर मायावती का सवाल। ट्वीट करके समाजवादी पार्टी से सवाल किया है मायावती ने। रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा गर्म। कहीं ये सपा भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं? मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने की जरूरत। खतौली सीट पर भाजपा का हार पर भी संदेह बना हुआ है। ये मायावती ट्वीट करके लिखती हैं। आगे लिखती हैं, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खां की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा बहुत गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बताते हैं। आजम के गढ़ में हार हुई है, सपा पर सवाल उठा रही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जी, रामपुर के नतीजों पर मायावती ने सवाल उठाए हैं। रामपुर में सपा की पहली बार हुई हार पर चर्चा बहुत गर्म है। कहीं ये सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का नतीजा तो नहीं? सवाल पूछ रही है मायावती। मुस्लिम समाज को बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। खतौली सीट पर भाजपा का हारना भी संदेहास्पद है, ये कह रही है मायावती। ये सवाल उठा रही हैं वो ट्वीट करके, और वही सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़े राजनीतिक सवाल खड़े कर रही हैं, और इन सवालों को खड़े करके मायावती अपना राजनीतिक मार्ग भी तलाश रही हैं। ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज पांडे जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मायावती कह रही है कि मुस्लिम समाज को चिंतन करने की जरूरत है रामपुर में हार पर, और कहीं मिलीभगत तो नहीं है आपके और भाजपा के बीच में? कुछ नेताओं के पास इसमें कोई काम नहीं है, केवल चिंतन करने का काम ही बचा है, और उनमें से एक वो भी हैं। और ये जग जाहिर है पूरे देश में कि किसका इस समय गठजोड़ चल रहा है। जी। ये आम पब्लिक भी जानती है, जनता भी जानती है। क्या आजमगढ़ में हुआ, क्या उत्तर प्रदेश के सामान्य विधानसभा के चुनाव में हुए हैं, इसको मतदाता, जनरल मतदाता तक जानता है कि क्या हो रहा है, कौन किसने किससे गठजोड़ की। जहाँ तक रामपुर का सवाल है, आजम खान साहब हम लोगों के नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उनके पूरे चुनाव की उन्होंने मॉनिटरिंग किया। जो वहाँ जुल्म और ज्यादती हुई है उसको हर एक चीजों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर 29 बार समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें 11 बार मैं स्वयं रहा हूँ, चीफ इलेक्शन कमीशन से हम लोग मिले। हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय रामगोपाल जी भारत निर्वाचन आयोग से उस मामले में मिले। हाउस में हम लोगों ने मतदान के दिन उसे लगातार 3 बार इस पर बहिर्गमन हुआ, सदन स्थगित हुआ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वहाँ की बात उठाते रहे। ये ठीक बात है कि वहाँ अन्याय, अत्याचार और लोकतंत्र को समाप्त करने की पराकाष्ठा हुई है, और समाजवादी पार्टी और आजम खान साहब एक दूसरे के लेकिन चला जाता है तो पांडे साहब, लेकिन जितना अग्रेसिवली वो अटैक करती हैं इन सब विषयों को लेकर आपके ऊपर, उतना आक्रामक तरीके से आपका काउंटर दिखाई नहीं देता। ये बात सही है कि अभी आप इस बात का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हमने इतना आक्रामक उत्तर समाजवादी पार्टी की ओर से इन आरोपों पर देखा नहीं। हमने कहा हम लोग एक शिष्टाचार की एक सीमाओं को रखते हैं, राजनीति में भी। जी। ये ठीक बात है, कौन क्या कह रहा है और वो किस भाषा नहीं, कुछ भाषा में उनको जवाब दें, लेकिन हमने कहा कि उनको चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने का उनके पास पर्याप्त समय है, और अपने ही कारणों से चिंतन के लिए ही उनके पास पूरा केवल समय बचा है बहन जी के पास। जी। वैसे रामपुर का जो प्रकरण है, इसको अब आप लोग आगे कैसे परस्यू करेंगे? समाजवादी पार्टी ने भारत निर्वाचन आयोग से संपूर्ण चुनाव को निरस्त करने की मांग की है। जी। और लगातार पार्टी जो है इस पर भारत निर्वाचन आयोग से वार्ता कर रही है, बात कर रही है, अपनी बात को रख रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज पांडे साहब, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। मनोज पांडे मुख्य सचेतक है विधानसभा में, समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, नेता हैं। कह रहे हैं कि सबको पता है कौन किसके साथ है, और चिंतन करने का ही समय बचा है कुछ नेताओं के पास, वो चिंतन करें। सपा के वरिष्ठ नेता है मनोज पांडे, वो कह रहे हैं सबको पता है कौन किसके साथ है, और कुछ नेताओं के पास सिर्फ चिंतन का समय बचा है, वो चिंतन करें।
मायावती ने जो ट्वीट किया है इस पर यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया है। कहा सपा में हमारी कोई मिलीभगत सपा से नहीं है। हमारी मिलीभगत होती तो मैनपुरी खतौली क्यों हारते। हम जो जीते हैं हारे हैं उनकी समीक्षा शुरू की है, यह कहना है भूपेंद्र चौधरी का। बीजेपी के अध्यक्ष पार्टी की अगर हमारी मिलीभगत है तो हम मैनपुरी और खतौली क्यों हार गए। हमारी किसी से कोई मिलीभगत नहीं है। हम अपनी पार्टी, हमारी सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी के एजेंडे, हमारे विचार और हमने सरकारों में रहते जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उन लेकर जनता के बीच में जाते हैं। अब रामपुर हम जीते हैं, खतौली मैनपुरी नहीं जीते। हम लोगों ने कहा उसमें कि जो कमी रही है हमारे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, उन कमियों को जानकारी करके समीक्षा करके आगे बढ़ेंगे। और देखिए भूपेंद्र चौधरी की प्रतिक्रिया आपने देखी। इस वक्त बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा। हाँ, नमस्कार। सर, अभी हमने मायावती का ट्वीट दिखाया, वो कह रही हैं आप में और समाजवादी पार्टी में मिलीभगत है। उसके बाद समाजवादी पार्टी की हमने प्रतिक्रिया ली, वो कह रहे हैं कि नहीं, अन्याय तो हुआ है रामपुर में लेकिन कोई मिलीभगत नहीं है। और यही बात भूपेंद्र चौधरी भी। मैं बहन मायावती जी से जी ये पूछना चाहता हूँ कि इस लंबे समय से अपनी चुप्पी और निष्क्रियता का हिसाब दे दें। जहाँ तक रामपुर में सपा और भाजपा के मिलकर करने की बात है, ये उतनी असत्य है जितना दिन को रात कहना। भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व के आधार पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी की डबल इंजन सरकार के काम। वाजपेयी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? धन्यवाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमसे बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी राज्यसभा सांसद हैं। वो कह रहे हैं ये आरोप इतना ही गलत है जितना कि दिन को रात कहना। और ट्वीट देखिए आप मायावती का। यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खां की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार। पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं। इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। मायावती ट्वीट करके लिखती हैं, खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी के नतीजे आने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे शिवपाल यादव। जी, लखनऊ स्थित शिविर कैंप कार्यालय पहुंचे शिवपाल यादव। और सपा में प्रसपा के विलय के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी है। सपा के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव से मिलकर उन्हें बधाई दी है। तस्वीरें देख लीजिए आप। पहली बार मैनपुरी विजय के बाद वो लखनऊ पहुंचे और उसके बाद आप देखिए खुशी का वातावरण कार्यकर्ताओं में प्रसपा के, क्योंकि अब विलय हो चुका है। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला वहां पर थे और उन्होंने शिवपाल यादव से बात की। दिखाते हैं। मैनपुरी में मिली जीत में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो वो चाचा शिवपाल यादव की। और आप देखिए आज जब वो वापस लौटे हैं और कार्यालय पर पहुंचे हैं, जो उन्हें पहले से ही अलॉट है, वहां पहुंचे तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पहुंचे हैं और वो कोई बुके लेकर आया है, कोई सम्मान कर रहा है। यानी जिस तरीके से मैनपुरी जीत के बाद अखिलेश यादव ने खुद चाचा शिवपाल यादव को पार्टी का झंडा दिया और समाजवादी पार्टी प्रसपा का विलय हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के भी तमाम सारे कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। हर कोई यही चाह रहा था कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव एक साथ आए। और जब वो एक साथ आए हैं तो आप देखिए यहाँ किस तरीके से कार्यकर्ताओं की ये जो भीड़ है वो लगी है, क्योंकि शिवपाल यादव लौटे हैं सैफई से और उसके बाद आज वो पहुँचे हैं। तमाम सारे कार्यकर्ता भी पहुँचे हुए हैं और सभी से वो मिल रहे हैं। कुछ लोगों से आवास पर मिले, कुछ लोगों से उनका जो ये कैंप कार्यालय है यहाँ पर उन्होंने मुलाकात की है और चर्चा इस बात की है कि जल्द शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी वो प्रदेश में भी हो सकती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शिवपाल यादव की क्या अहमियत रही इस चुनाव में वो सबने देखा। खुद उनकी जो विधानसभा सीट है जसवंत नगर, वहाँ से ही डिम्पल यादव को 1 लाख से ज़्यादा वोटों की लीड मिली और उसी लीड का असर रहा कि
डिम्पल यादव की ये जो जीत रही वो 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से रही। और आज जब शिवपाल यादव इस उपचुनाव के नतीजों के बाद लखनऊ पहुंचे हैं तो तमाम सारे, ना केवल उनके जो समर्थक हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी शिवपाल यादव का वेलकम कर रहे हैं, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी में वापस आने पर। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में पिछले 2 महीनों से गायब चल रहा पुलिस इंस्पेक्टर निशु तोमर पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। उसके साथ ही सूचना देने वालों का नाम भी गुप्त रखने की घोषणा की गई और इसके लिए सुल्तानपुर पुलिस ने लापता इंस्पेक्टर के पैतृक आवास सहित जगह जगह पोस्टर चिपकाने भी शुरू कर दिए हैं ताकि निशु तोमर को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जा सके। दरअसल सुल्तानपुर तैनाती के दौरान दारोगा पर महिला सिपाही ने रेप का आरोप लगाया था। इसी मामले में सरेंडर करने के लिए निशु तोमर सितंबर में दीवानी न्यायालय पहुंचा था, लेकिन वहां से फरार हो गया। इस सारे कांड को आपको विस्तार से बताते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु से जुड़े हुए। रेप के आरोपी इंस्पेक्टर की तलाश की जा रही है। इंस्पेक्टर निशु तोमर पर इनाम घोषित किया जा चुका है। 25,000 रुपए का इनाम है निशु तोमर पर। सुल्तानपुर में पोस्टर लगा दिए गए उसके। इंस्पेक्टर के घर पर पोस्टर चस्पा किया गया है और पुलिस ने निशु तोमर के पोस्टर चस्पा किए हैं। जी, इस तरीके से सूचना देने वाले गुप्त जो सूचना देगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। करीब 2 महीने से ये इंस्पेक्टर फरार चल रहा है निशु तोमर और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस सारे प्रकरण से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। निशु तोमर की तलाश की जा रही है। 25,000 रुपए का इनाम, पोस्टर चस्पा कर दिया गया है सुल्तानपुर में। उसके घर पर भी पोस्टर चस्पा कर दिया गया है। गैर जमानती वारंट जारी है निशु तोमर के खिलाफ। इनाम घोषित 25,000 रुपए का। देखिए कैसे तस्वीरें चस्पा की जा रही हैं शहर की गलियों में। उसके घर पर, उसकी बाउंड्री वॉल पर रेप का आरोपी है निशु तोमर। सुल्तानपुर का प्रकरण है। इनाम घोषित है 25,000 रुपए का। दरोगा पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। और आगे बढ़ते, नोएडा के एक एनिमल शेल्टर होम से 110 बकरे बकरियां गायब हो गए हैं। सुनकर आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पर शेल्टर होम संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। कहानी इतनी बार नहीं है कि बकरे गायब हुए हैं, यह शेल्टर होम वालों ने कोई खेल किया है। यह पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा, क्योंकि शेल्टर होम के संचालक का कहना है कि सभी 110 बकरे बकरियां मर चुके हैं। अब इस पूरे मामले की तफसील से आप समझ लीजिए। दरअसल पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जून 2021 में सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने जांच के दौरान 110 बकरे बकरियों से लदा पिकअप वैन पकड़ा था। बकरे बकरियों को सेक्टर 94 में बने एनिमल शेल्टर होम को भेज दिया गया। बकरे बकरियों के मालिक ने कोर्ट में अर्जी लगाई और इसके बाद जिला न्यायालय ने सेक्टर 20 पुलिस को सभी बकरे मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दे दिए। बकरे बकरियों का मालिक जब शेल्टर होम पहुंचा तो शेल्टर होम संचालित कर रहे लोगों ने 1 लाख रुपए की मांग कर दी। दलील ये दी गई कि 1 साल तक चारा खिलाने में 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं। बकरियों का मालिक जब मांगी गई रकम भी देने को तैयार हो गया, तब भी उसे बकरियां नहीं मिली। शेल्टर होम की तरफ से कहा गया कि सभी बकरे बकरियां मर चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी 20 द्वारा वादी बनते हुए संचालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। धारा 406 का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का अभियोग पंजीकरण के पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है और जो भी साक्ष्य इसमें प्रकाश में आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिंदुवार आपको आइए पूरा प्रकरण एक बार फिर से समझाते हैं, विस्तार समझाते हैं। ये पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। एनिमल शेल्टर होम से 110 बकरे बकरियां गायब हुए। होम मैनेजर का जवाब यह है कि सबकी मौत हो गई, 110 की। जून 2021 को नोएडा में ये बकरे और बकरियां पकड़े गए थे। सेक्टर 20 कोतवाली पुलिस ने पिकअप से इन्हें जब्त किया था। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी। बकरे बकरियों को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला कोर्ट ने मालिक को सौंपने के आदेश दिए इन बकरे बकरियों को। कोर्ट में सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने आदेश दिए। उसके बाद आपको बताएं कि सेक्टर 94 के एनिमल शेल्टर होम का इन बकरे बकरियों को सौंपने से इनकार का मामला सामने आया। शेल्टर होम के मैनेजर योगेंद्र यादव के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। डिटेल्स इस सारे प्रकरण की हमने आपको बताई
और अब मुकदमा दर्ज है शेल्टर होम के मैनेजर योगेंद्र के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में महिला पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। जानकीपुरम की सृष्टि अपार्टमेंट में कुत्तों ने हमला किया है। रेहाना नाम की महिला बुरी तरह से जख्मी बताई जा रही है। घटना है शुक्रवार शाम की। एलडीए उपाध्यक्ष नगर निगम से इस सारे प्रकरण की शिकायत की गई है। हमला कर दिया, ये देखिए आप, झुंड था कुत्तों का। जानकीपुरम की सृष्टि अपार्टमेंट के ये फुटेज आप देख रहे हैं। रेहाना महिला का नाम, बुरी तरह से जख्मी कुत्तों के इस हमले में सोसाइटी और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के प्रेमाइसेस के भीतर भी इस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं कुत्तों के हमलों के। और ये ताजा मामला लखनऊ से शिकायत की गई है एलडीए उपाध्यक्ष नगर निगम से इस बात की। जानकीपुरम की सृष्टि अपार्टमेंट में कुत्तों ने कैसे हमला किया वो आप इस फुटेज में देख सकते हैं। देखिए आप, बुरी तरह से जख्मी कर दिया। कुत्तों के हमले में महिला घायल है। ये बेशक चिंता की बात, इस तरह की बढ़ती घटनाएं, इस तरह के बढ़ते हमले, इस तरह से बढ़ता खतरा लोगों पर, यह चिंता का विषय है और इस पर एक समग्र नीति की आवश्यकता है और उसके अनुपालन कराए जाने की भी आवश्यकता है तत्काल। जैसे अटैक्स बढ़े हैं बच्चों पे, महिलाओं पे, बुजुर्गों पे, अलग अलग शहरों में, एनसीआर के शहरों में भी, और ये देखिए प्रकरण लखनऊ से भी सामने आ रहा है। तो लखनऊ में महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जैसा कि आपने देखा। अपार्टमेंट परिसर में ही, उस अपार्टमेंट के परिसर कैंपस में ही ये महिला टहल रही थी जब उस पर अटैक किया कुत्तों ने। इवनिंग वॉक करते वक्त शाम को टहल रही थी महिला, आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया, जैसा कि आपने देखा। 6 से 7 कुत्तों ने रेहाना नाम की महिला पर हमला किया। कुत्तों के हमले में यह महिला बुरी तरीके से लहूलुहान हो गई। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कुत्तों ने महिला के एक पैर का अगला हिस्सा ही चबा लिया। एक पैर का अगला हिस्सा ही कुत्तों ने चबा लिया। आसपास टहल रहे लोगों ने इस महिला को बचाया। बाद में गंभीर हालत में इस महिला रेहाना को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकीपुरम के सृष्टि अपार्टमेंट की घटना है। बहुत चिंता की बात, इस तरह की लगातार बढ़ती घटनाएं। शिकायत की गई है एलडीए उपाध्यक्ष से और नगर निगम से। इस सारे प्रकरण की फुटेज आप देखिए। 6 से 7 कुत्तों का, आवारा कुत्तों का झुंड इस सोसाइटी के प्रेमाइसेस के भीतर ही टहल रही महिला पर हमला करता है और एक पैर का अगला हिस्सा नोच खाता है। लहूलुहान हो जाती है महिला, इसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। यह बहुत चिंता की बात। व्यवस्था को इस बारे में सोचना ही होगा, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं आप देख लीजिए। साल 2019, 20 और 21 में यूपी और देश में, देखिए आप, साल 2019 में उत्तर प्रदेश में अकेले 20,23,293 घटनाएं हुई आवारा कुत्तों के काटने की, और पूरे देश में उसी साल 72,77,523 घटनाएं हुई आवारा कुत्तों के मनुष्यों को काटने की। अगले साल 2020 में यूपी में घटनाएं हुई 6,28,712 और पूरे देश में 46,33,493। 2021 के साल में यूपी में आवारा कुत्तों ने 93,033 बार लोगों को काटा और पूरे देश में 17,01,133 दफे इन आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमला बोल दिया। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये देखिए आप, 2012 में देश में आवारा कुत्तों की संख्या थी 1,71,00,000 और 2019 में ये घटकर हो गई 1,53,00,000। उसके बाद भी हमले बढ़ रहे हैं। आवारा कुत्तों की संख्या 2012 में यूपी में 41 लाख से ज्यादा थी, यह घटकर अब 20,59,000 रह गई है उत्तर प्रदेश में। क्षमा करें, देश में 20,59,000 रह गई है। इन आंकड़ों पर, इन बढ़ती घटनाओं पर व्यवस्था को फौरन तत्काल सोचना होगा, नीति बनानी होगी और उसको इंप्लीमेंट करना होगा ताकि लोग सुरक्षित जी सकें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।